अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक खैरियत से होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करने लगे हैं और हमारा जो लेक्चर नंबर 11 है वो स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक खैरियत से होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करने लगे हैं और हमारा जो लेक्चर नंबर 11 है वो स्टार्ट होता है डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी के। स्पेसिफिक हीट क्या होती है और हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि स्पेसिफिक हीट क्या है और हीट कैपेसिटी क्या है। ये दोनों एक सिंपल सी चीज़ें हैं और आप लोग अगर इसको विकीपीडिया पे या किसी भी जगह पर डिस्कस करते तो आप लोग बिल्कुल ईज़िली इसकी डेफिनेशंस वगैरह को डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट एंड व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी। तो सिंपली स्पेसिफिक हीट आप लोग जैसा कि नेम से ही ज़ाहिर है, हमने इसको पहले भी डिफ़ाइन किया था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, तो ये होती है स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो it is because once you search from specific heat at online research, you will be automatically be directed to gap of the heat capacity or thermal capacity is completely known as specific heat capacity। यहाँ पर एक बात कर रहा है हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, दोनों बेसिकली एक ही चीज़ का नाम है जिसे आप लोग सिंपली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह सकते हैं। तो अब हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से जो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, तो हीट कैपेसिटी के लिए हम लोग जो सिंपली सिंबल यूज़ करते हैं, यहाँ पर वो सिंबल सी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका ये बेसिकली होता क्या है, तो इट इज़ एक्चुअली द हीट नीडेड फॉर अ सब्सटेंस टेम्परेचर टू चेंज बाय 1 डिग्री। तो ये बेसिकली हीट है जो हम लोग किसी भी सब्सटेंस में 1 डिग्री के चेंज होने पर फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने इससे पहले अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो सेम एज़ यहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। ये बेसिकली किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है उसको 1 केल्विन या 1 डिग्री अगर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। और हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास हीट कैपेसिटी का जो सिंबल है वो कैपिटल सी होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला क्या बनता है, कैपिटल सी इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा टी। और हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था कि डिग्री चार्ज ऊपर है, क्यू फॉर हीट, हीट के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं,
जाउल और नीचे है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ करते हैं, केल्विन। तो सिंपली इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या होगा, जाउल पर केल्विन हो जाएगा। तो और केल्विन बेसिकली टेम्परेचर का यूनिट है। आप लोगों ने टेम्परेचर के 3 यूनिट्स के बारे में सुना होगा, केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वो कहता है कि स्पेसिफिक हीट को हम लोग एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। Specific heat sound is similar to heat capacity in terms of definition, but the former refer to need heat to adjust the temperature of a single unit of a substance mass by 1 Kelvin। जी, अब specific heat होती है amount of heat required to rise the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 degree। अब अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of a substance by 1 Kelvin। अगर सिंगल सब्सटेंस की बात की जाएगी तो वो सिर्फ क्या होगा कि 1 किलोग्राम टेम्परेचर में 1 डिग्री में चेंजिंग करना। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोलर की, मोल्स हाथ लगा रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या बात करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अब मैं बात करता हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की, तो हम लोग क्या लिखेंगे, amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of a substance by 1 Kelvin at constant temperature। ये मैं बात करता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप लोग जिस भी कांस्टेंट की बात करेंगे, लेकिन जहाँ पर मोल आ जाएगा तो वहाँ पर 1 डिग्री होगा, और जहाँ पर वो बात करता है कांस्टेंट प्रेशर की, कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो वहाँ पर आप लोग उसी हिसाब से कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे। तो सिंपली आप लोग ये समझ लें कि हमारे पास अगर 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट है, 1 मोल क्या होता है, जिसमें एवोगाड्रो नंबर की आप लोग बात करते हैं कि 6.02 10 की पावर 23 इतने एटम्स पाए जाते हैं। उनमें उनको अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, इतने एवोगाड्रोस नंबर वाले पार्टिकल्स को हम लोग जब हीट प्रोवाइड करेंगे, और उसके जो टेम्परेचर है उस हीट की वजह से उसके टेम्परेचर में अगर 1 केल्विन का इजाफा हो रहा है, तो वो क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या प्रेशर, या जो भी कांस्टेंट आप लोग यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। अब वो कहते हैं कि हीट कैपेसिटी की अगर आप लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, तो हीट कैपेसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पेसिफिक हीट क्वांटिटी के, क्योंकि जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी हमें उस सब्सटेंस को उतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक जगह पर 1 किलोग्राम वाटर है, दूसरी जगह पर 2 किलोग्राम वाटर है, तो अगर हम लोग वाटर को हीट अप करना चाह रहे हैं, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो जितनी क्वांटिटी वाटर की ज़्यादा होती जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास उस वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। जिसका मतलब ये है कि हमारे पास, और दूसरा ये डिपेंड करती है आप लोगों के उस मटेरियल की डेंसिटी के ऊपर। जितनी किसी मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, सेम एज उसकी जो अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट है वो उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। तो सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट इज़ एन इंटेंसिव वेरिएबल विच मीन्स एन एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू अ स्पेसिफिक सब्सटेंस एंड डू नॉट डू एनी मैटर इन जर्नल। तो ये बेसिकली जर्नल, हम लोग इसमें किसी मटेरियल को डिस्कस नहीं कर सकते, हम लोगों को डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हर एक मटेरियल की जो डेंसिटी वो डिफरेंट होती है। तो हमारे पास उसकी जो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, तो क्वांटिटी के चेंज होने से हमारे पास ऑटोमेटिकली उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि प्रोवाइड करना, अब सिंपली ट्रांसफॉर्म करना। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है और आप लोग उस सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, बाहर से कोई भी हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारी उस हीट की वजह से उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करना
शुरू कर देगा। वो कहता है कि हम लोग जो भी टेम्परेचर किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं उसमें हीट का पॉजिटिव होना, हीट का इंक्रीज़ होना, कि आप लोग किसी भी सिस्टम को अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट का इंक्रीज़ होना बेसिकली हीट का पॉजिटिव होना कहलाता है। और हम लोग ऐसे रिएक्शन को जिसमें हीट इंक्रीज़ हो रही है क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। और ये वाली जो डेफिनेशन एंडोथर्मिक की, ये पेपर में मतलब बहुत ज़्यादा पेपर क्लास से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो पॉजिटिव हो, हीट इंक्रीज़ कर रही हो, कि जिस रिएक्शन में आप लोग सिस्टम को मुसलसल हीट क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। और सिंपली हम लोग इसके लिए फार्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं कि अगर H4 पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उसको हीट प्रोवाइड की जा रही है, लाइक एज के डेल्टा H यहाँ पर लिखा हुआ सॉलिडिफिकेशन के, वो उस एटम को आप लोग सॉलिड कर रहे हैं। और दूसरा है माइनस डेल्टा H फॉर मेल्टिंग। अब ये ज़रा समझ लीजिएगा, अब आइस है हमारे पास सपोज, तो आइस के पास हीट कम होगी जिसकी वजह से वो बर्फ़ की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन जैसे हीट बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ाने का मतलब ये है, हीट बढ़ाने को अब देखें हम लोग यहाँ पर उसकी सिर्फ फिज़िकल स्टेट की बात करें। केमिकल स्टेट में देखेंगे तो बज़ाहिर हीट इंक्रीज़ कर रही होगी और हीट के इंक्रीज़ होने से जो बर्फ़ वो पिघलना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसकी फ़िज़िकल स्टेट के मुताबिक क्या होगा कि हीट में नेगेटिव चेंजिंग आ रही है, कि हीट की वजह से जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट पानी में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब ये कि वो मेल्ट हो रही है। इसी वजह से हम लोग जब वो सॉलिडिफिकेशन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर हीट के साथ पॉजिटिव लगा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं कि वो चीज़ मेल्ट हो रही है तो हम लोग यहाँ पर हीट के साथ नेगेटिव का साइन लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर वो डायग्राम 14.2 की बात करता है। ये ग्राफिकल डायग्राम है कि उसने लॉन्ग एक्स एक्सिस किसको लिया, टेम्परेचर को, और वाई एक्सिस किसको लिया, हीट को लो। और मैंने बताया था कि टेम्परेचर और हीट क्या है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब वो कहता है कि सपोज़ हम लोग स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हैं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर आप लोग नीचे देखें तो हमारे पास जैसे जैसे 0 से -100 की तरफ आ रहे हैं तो वो चीज़ क्या कर रही है, आइस में कन्वर्ट हो रही है। आप लोग उसको क्या लिख रहे हैं, कोल आइस लिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखें कि आप लोग अगर 0 से टुवर्ड्स डिग्री +1 +2 +3 99 डिग्री तक आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास वो जो पानी है या बर्फ़ है वो खुद को वाटर में कन्वर्ट करेगी और आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्टेप बाय स्टेप टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, पहले बर्फ़ जो है वो पिघल कर पानी में बन जाएगी और फिर जो हीट हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे होंगे वो सारी की सारी हीट क्या होगी, उसको गर्म पानी में कन्वर्ट कर देगी। तो स्टार्टिंग में तो लाइन जो है वो 0 को शो कर रही है, 0 से पीछे चले जाएंगे तो हम लोग बर्फ़ की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप लोग पीछे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बर्फ़ अपनी और मज़ीद सॉलिडिफिकेशन की तरफ जा रही होगी। और जैसे जैसे आप लोग इस लाइन को क्रॉस करते हुए टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं, प्लस टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस टेम्परेचर का क्या मतलब है कि हमारे पास उस वाटर का या उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उससे वो वाटर में कन्वर्ट होगा और वह गर्म होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो किस में, बर्फ़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और वो कहता है कि हम लोग ये सारे का सारा सेटअप कहाँ पे करते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कर रहे होते हैं। उसके बाद वो बात करता है हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस की। आइडियल गैस क्या होती है, मैंने बताया था कि ऐसी गैस जिसके ऊपर हम लोग आइडियल कंडीशंस अप्लाई कर सकें कि उसकी हीट, उसका टेम्परेचर, उसका जो प्रेशर है वो हमारी रिक्वायरमेंट के बिल्कुल एन मुताबिक हो, वो बिल्कुल आइडियल हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर आइडियल गैस की हीट कैपेसिटी की बात करनी है। द हीट कैपेसिटी स्पेसिफाइज द हीट नीड टू राइज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। वही बात आ गई कि हमारे पास हीट कैपेसिटी का सिंपली मतलब ये होता है कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक अमाउंट हीट की प्रोवाइड कर रहे हैं और उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट की वजह से वो सब्सटेंस क्या करता है, 1 केल्विन अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लेता है। फॉर एग्जांपल for a gas the molar heat capacity is the heat required to increase the temperature of 1 mole of a substance by 1 Kelvin। वही बात कि हमारे पास अगर सपोज गैस एक सब्सटेंस है और हम लोग गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, के 1 मोल सब्सटेंस हो और हम लोग उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें और उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज़ हो, 1 केल्विन, तो वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। और हम लोग डेफिनेशन के मुताबिक क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू n इंटू सी डेल्टा टी, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स और सी स्पेसिफिक हीट। तो हमारे पास जो भी हीट प्रोवाइड की जाती है वो बेसिकली
नंबर ऑफ़ मोल्स पे, उसकी स्पेसिफिक हीट पे और चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब चेंज इन टेम्परेचर के बाद मैंने बताया था कि हमारे पास आइडियल गैस और टॉयलेट गैस पे जो हमारे पास कंडीशन अप्लाई होंगी। तो कंडीशन कौन कौन सी होगी कि पहली कंडीशन है कि हमारे पास वहाँ पर वॉल्यूम और या वॉल्यूम उसका कांस्टेंट होगा और या उसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद वो कहता है कि हम लोगों ने डिस्कस करना है इसकी डेफिनेशन को विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला। तो देखें ज़रा डेफिनेशन क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू सी एन सी इंटू डेल्टा टी। अब सी वी मैंने लिख दिया है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं लिखता हूँ सी पी तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा। तो फर्स्ट लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ, डी क्यू इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस लेक्चर के फ़ौरन बाद हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, मतलब इस आर्टिकल के फ़ौरन बाद। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी आप लोग हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, वो वर्क डन और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी माइनस डी डब्ल्यू और डी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सी मोनोटॉमिक गैस होगी तो हमारे पास जो सी वी है उसकी वैल्यू क्या होगी, 3/2 इंटू आर। और अगर हमारे पास डायटोमिक गैस उसके लिए सी वी की वैल्यू क्या होगी, 5/2 इंटू आर। तो सपोज हम लोग मोनोटॉमिक की बात करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, और सी वी की जगह पर क्या लिख देंगे, 3/2 आर, और एन एन डी टी वैसे का वैसे आ जाएगा। तो हमारे पास जो डी क्यू है सिंपली वो क्या होगा, डी होगा। और किस चीज़ के लिए होगा कि एन सी वी डेल्टा टी के। हम लोग हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी गैस है, वो एक स्पेसिफिक हीट उसकी जो अमाउंट है वो एक स्पेसिफिक है, 1 मोल है। और उसमें जब हम लोग टेम्परेचर को प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर जो है वो 1 केल्विन का इजाफा हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो सिंपली फार्मूला है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। सी वी डेल्टा टी आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा हुआ है। और एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर। यहाँ पर सी वी का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोनोटॉमिक के लिए ये होगा 3/2 आर, डायटोमिक के लिए होगा ये 5/2 आर। तो उसकी वैल्यू पुटअप करके आप लोग डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिंपली डी क्यू इज इक्वल टू डी ई वैन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड डी इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी हीट प्रोवाइड की जाती है सिस्टम को, बेसिकली उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा होता है। और उस एनर्जी को आप लोग डी इज इक्वल टू एन इंटू सी वी डेल्टा टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ का मतलब ये है कि हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और ये हमारे पास जो हीट वाला लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ एनर्जी, उसको फॉलो कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कि जब भी हम लोग किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हीट की वजह से सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या करी होगी, चेंज हो रही होगी। तो वो कहता है कि जो चेंज इन एनर्जी है यहाँ पर डेल्टा यू चेंज एनर्जी जो है वो क्या होगा, हीट माइनस वर्क डन। कि जो भी हीट आप लोग सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं उसमें से बहुत सारे हीट जो है वो सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, और कुछ हीट जो है वो क्या करती है, वर्क डन में यूज़ हो रही होगी। तो जो भी हीट सिस्टम के पास उस वक्त प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, जो भी हीट हम लोग सिस्टम को देंगे उसमें से जो वर्क डन होगा। आप देखें इसका क्या मतलब है, एक चीज़ है उसको मैंने हीट प्रोवाइड किया, वो इसलिए बात उसकी एनर्जी बढ़ेगी और उसको हम लोग वर्क डन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो एनर्जी बढ़ रही है उसमें से जितना पार्ट वर्क डन के लिए यूज़ होगा उसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो जो बाकी हीट बचेगी वो बेसिकली क्या होगी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी। तो सेम एज यहाँ पर हम लोग यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हेन हीट क्यू इज एडेड टू द सिस्टम द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट माइनस वर्क डन। और ये स्टेटमेंट जो है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट भी है और उसकी डेफिनेशन भी है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो बेसिकली एक उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी। अब देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि पानी सिंपल पड़ा है तो एक जगह पर स्टे ही होता है, लेकिन जैसे आप लोग उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट की वजह से सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और वही इंटरनल एनर्जी जब मज़ीद बढ़ती है
तो पानी वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप लोग उन वेपर्स के आगे कोई टरबाइन रख देंगे तो वो वेपर्स उस टरबाइन को मूव करवाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई वर्क डन भी वहाँ पर परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अब वो कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को केमिस्ट्री में Q+W लिखा जाता है, लेकिन फिजिक्स में Q-W लिखा जाता है। अब देखें, आप लोगों ने इसके बारे में भी थोड़ा सा पहले भी पढ़ा हो कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, कि हम लोग सिस्टम पर वर्क डन करेंगे तो वो क्या होता है, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम विल बी नेगेटिव एंड वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं कि एक जगह पर अगर केमिस्ट्री में वो सपोज पॉजिटिव है तो फिजिक्स में क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। लेकिन ये है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट को लाजमी फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हीट प्रोवाइड की जाती है हम लोग यही कहते हैं कि जो इनपुट और आउटपुट है हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। इनफैक्ट कि हम लोग आइडियल कंडीशंस की बात करें, अगर आइडियल कंडीशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग कभी भी किसी भी लॉ को प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त सिस्टम में जो एनर्जी है वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है हीट की फॉर्म में या फ्रिक्शन की फॉर्म में। तो अगर एनर्जी वेस्ट हो रही है तो उससे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नाम है नहीं दे सकते। उसके बाद वो बात करता है कि व्हाट इज़ एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, तो सिंपली एंथैल्पी बेसिकली कहते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर जो गड़बड़ हो रही होती है, जो सॉरी उसे हम लोग नहीं कहते हैं एंथैल्पी, बेसिकली थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल्स। अब देखें बैटरी का पोटेंशियल है तो हमारे पास जो भी सिस्टम में हीट थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो एंथैल्पी की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल H फॉर हीट है, U फॉर एनर्जी है और P भी हमारे पास क्या है, प्रेशर है। तो 4 क्वांटिटीज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल आर यूजफुल इन द केमिकल थर्मोडायनामिक्स फॉर रिएक्शंस ऑफ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो एंथैल्पी बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस नहीं होती बल्कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है, और ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी, जिसे सबसे पहले जो साइंटिस्ट है हॉल्बर्स फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी इसने ड्राइव किया। तो एंथैल्पी क्या होती है, इसे आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और H क्या होगा, U+PV। हेयर P एंड V आर द प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड यूज द इंटरनल एनर्जी। तो एंथैल्पी सिंपली क्या होगी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखें, आप लोगों ने बात की है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो हम लोगों ने पढ़ा कि डेल्टा U+W, और W क्या होता है, P डेल्टा V। अब आप लोगों ने W पढ़ा हुआ, W इज इक्वल टू F.D। F की जगह पर क्या पुटअप करते हैं, P इज इक्वल टू F4A होता है ना, तो F इज इक्वल टू PA, एरिया और डिस्टेंस मिला के वॉल्यूम बन जाएंगे, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हो जाएगा। तो Q की जगह पर आप लोग सिंपल डेल्टा H भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो इक्वेशन हैं वो बेसिकली जो एंथैल्पी की इक्वेशन है वो भी बेसिकली हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन के बिल्कुल एन मुताबिक होगी। उसके बाद है सिस्टम वर्क डन, और जब भी सिस्टम पे वर्क डन हो रहा होता है तो इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 होगा, वर्क डन होने के बाद वॉल्यूम V2 हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर P1 होगा, वर्क डन होने के बाद वॉल्यूम P2 हो जाएगा। आप लोग सिंपल इसको ऐसे कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू F.D। F की जगह पे PA लिखें, PA इंटू D, P.A और V मिला के A और D मिला के वॉल्यूम बन जाएंगे, तो W इज इक्वल टू P.डेल्टा V। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है तो उसके वॉल्यूम के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से हमारे पास जो वर्क डन है वो भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो इस तरह हम लोग सिस्टम के अंदर वर्क डन की बात कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो सिस्टम का वर्क डन है वो इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ कर रहा होता है। आप लोग इस चीज़ को पढ़ लें, इसमें कोई इशू वगैरह हो तो बच्चे हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। और यह है कि बच्चे बस कोशिश करें कि पढ़ते रहें, कोई इशू वगैरह तो मुझसे डिस्कस करते रहें, क्योंकि बाद में आप लोगों के पास मेरे ख्याल में ज़रा भी टाइम नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।